सेशन से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। मैंने अपना लास्ट टाइम जो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मैंने वो ओपन किया हुआ है और राइट साइड के ऊपर मेरा फ़ोन आपको विज़िबल है और साथ में एक्सपो गो ऐप विज़िबल है, ठीक है? तो एक्सपो गो की मदद से ज़ाहिर है हम अपनी ऐप बिल्ड कर रहे होंगे और ये मेरी कोड बेस होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोड बेस को रन किस तरह से किया जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, अगर मैं इस फ़ोल्डर को क्लोज़ कर दूँ, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मेरे वीएस कोड के अंदर कोई फ़ोल्डर ओपन नहीं है, मेरा कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम फाइल मेन्यू में जाके हम ओपन फ़ोल्डर पर क्लिक करते हैं और जहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, मैं उस डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। तो मैंने डेवलपमेंट के बाद मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी, सीआर कोड बेस, और आई गेस ये मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है? या अगर जहाँ तक मुझे याद है यही मेरी कोड बेस थी। बल्कि आई आर एन सॉरी, इसके अंदर बल्कि फ़ोल्डर है मेरे पास एक आर एन के नाम से, और ये ठीक है, इसके अंदर एक और फ़ोल्डर मैंने बनाया था, ये ये मेरी एक्चुअल में ऐप है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? फिर मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस कोड एडिटर में यहाँ पे डॉट डॉट के बाद मेरे पास टर्मिनल है, मैं यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल अवेलेबल है। हम यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल्स हैं। ये पावर शेल है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। पावर शेल है, मुझे जस्ट सीएमडी चाहिए तो मैंने सीएमडी। अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट ओपन नहीं करना चाह रहे तो फिर भी आप देख लीजिए कि आपको इसे कैसे एक्सेस करना है। हमें क्या ज़रूरत है, हम अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर उस फोल्डर में चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में यहाँ पे मेरे पास आर एन सॉरी आर एन ये, और अब ये वुमेन आई मीन वुम क्लासरूम ऐप ये। तो जब भी आपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको यहाँ पे या तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो। आपने यहाँ पे लिखा cmd, ठीक है? और जैसे cmd लिखोगे तो यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो आप देखो कमांड प्रॉम्प्ट का आपका पाथ क्या है। इस वक्त आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हो, इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है npx, आप लिखोगे एक्सपो स्टार्ट, ठीक है? तो इससे प्रोजेक्ट आपका रन हो जाएगा। लेकिन एडिशनली अगर आप क्या करना चाह रहे हो, इसको अपने एक्सपो गो के ऊपर बिल्ड करना चाह रहे हो, जिस तरह से यहाँ पे ये मैंने अपने फ़ोन के ऊपर एक्सपो गो ऐप इंस्टॉल की हुई है, इसके अंदर ऐप अपनी बिल्ड करना चाह रहे हो, इसके अंदर देखना चाह रहे हो, फ़ोन के ऊपर देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप इसके साथ क्या कर सकते हो, एडिशनली डैश डैश टनल का फ्लैग यूज़ करते हो। टनल क्या करता है, जिस जब आप अगर मैं इसके बगैर अभी टनल के बगैर रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मेरी ऐप को बिल्ड करेगा, ठीक है? मेट्रो बंडलर स्टार्ट करता है। मेट्रो बंडलर बेसिकली इस सारे कोड बेस को कंपाइल कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, और उसके बाद ये आपको एक क्यूआर कोड देगा। ये देखो, ये क्यूआर कोड आ गया। अब आप इस क्यूआर कोड को नॉर्मली क्या करते हो, इस एक्सपो गो के ऊपर स्कैन करते हो। तो बाज़ औक़ात ये होता है, चूँकि अगर आपके पास सेम नेटवर्क के ऊपर अगर आप नहीं हो, अगर आपके पास इंटरनेट सेम नहीं है, या अगर आपके पास कोई स्लो इंटरनेट कनेक्शन है, तो पॉसिबल है कि ये आपकी एक्सपो गो के ऊपर बिल्ड ना हो, इसके ऊपर रन ना हो। तो इसीलिए हम एडिशनली तौर पे साथ में टनल ओपन कर देते हैं। टनल मेरे आईपी एड्रेस को, मेरे इस कंप्यूटर सिस्टम के जो आईपी एड्रेस है, उसको पब्लिकली अवेलेबल करवा देगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी उसको एक्सपो गो की मदद से स्कैन करके देख पा रहा होगा। अभी अगर आप दुनिया में कहीं पे भी हैं, अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपके फ़ोन के ऊपर मेरी ऐप बिल्ड नहीं होगी। ये लोकली अवेलेबल है, ये देखो, ये मेरे सिस्टम के ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर मेरे सिस्टम पर तो अवेलेबल होगी। यानी आप अगर लोकल होस्ट 8081 ये वाला यूआरएल अगर आप वेब पे ओपन करो, यानी आप ब्राउज़र पर जाओ, ये मेरे पास ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र के ऊपर अगर मैं टाइप करूँ लोकल होस्ट कॉलन 8081, तो यही वाली ऐप जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बंडल होना स्टार्ट हो गई है। वेब के लिए बंडल हो रही है, और ये अभी थोड़ी देर में ब्राउज़र के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी।
ठीक है? और यही ऐप मैं अगर अपने फ़ोन की मदद से स्कैन करूँ, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है और वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है? ये मेरे मेरे सिस्टम के ऊपर इस वक़्त अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यही चीज़ मैं फ़ोन के ऊपर अपने स्कैन करूँ, मैं एक्सपो गो मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन ओपन किया, मैंने इसके ऊपर ये जो स्कैन क्यूआर कोड है, इस पे टैप किया, ये मेरा फ़ोन का कैमरा ओपन हुआ। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये स्कैन किया, अब ये जैसे ही स्कैन किया, ये देखो इसने बंडल करना स्टार्ट कर दिया। ये ऊपर बंडल करना दिखा रहा है, ये परसेंटेज बता रहा है कि ये इतने परसेंट बंडल हो गया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली श्योर है। अगर किसी के पास ये चीज़ ना हो, ये बंडल ना हो रहा हो, तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, डैश डैश टनल का फ्लैग यूज़ करते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ आ रहा है हेलो वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप स्क्रीन। ठीक है, तो एडिशनली हम चूंकि इसको बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि टनल के साथ ओपन कर लें, बार बार इश्यूज नहीं आएंगे। मैं कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने कैंसिल कर दिया। अब यही बात मैं बता रहा हूँ कि आप टनल के ऊपर यहाँ पे भी रन कर सकते हो, या आप वीएस कोड यूज कर लें। वीएस कोड के अंदर चूंकि हमने बार बार कोड लिखना है, कोड के अंदर चेंजेस करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वीएस कोड की मदद से भी रन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है npx एक्सपो स्टार्ट और डैश डैश टनल, और इसके साथ एक और मैंने कल के दिन में फ्लैग यूज किया था, डैश डैश क्लियर। ये क्या करता है, कैश क्लियर रखेगा। कैश क्लियर का मतलब ये है कि ये हर दफा ये कैश परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें कैश की अगर ली जाती हैं, तो ये उस कैश को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो अब देखो, अभी के लिए ये वाला यूआरएल देखो ये चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये यूआरएल अब पब्लिकली अवेलेबल है। मेट्रो ने क्या किया, इस मेट्रो बंडलर ने क्या किया, ये वाला यूआरएल पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। दैट मीन्स कि कहीं से भी दुनिया में कहीं पे भी अगर आप मौजूद हैं, तो वहां से आप इस यूआरएल को यूज करते हुए या इस क्यूआर कोड को यूज करते हुए ऐप को बंडल कर सकते हो। तो अभी के लिए अगर आप क्या कर रहे होंगे अपने फोन, अगर आप आपके फोन के ऊपर एक्सपो गो आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसकी वजह से अगर आप स्कैन करेंगे, तो सेम ऐप आपको दोबारा बंडल होते हुए दिखाई देगी। तो ये मैंने क्यूआर कोड ओपन किया फ़ोन के ऊपर और मैंने स्कैन किया, तो ये देखिए इसने मेरी ऐप को अगेन बिल्कुल, ये देखो अब ये 33% बंडल हुआ और ये दोबारा उसको बंडल कर रहा है। ठीक है? ओके, लो जी बंडल हो गया और ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज आ गया। ओके, अभी के दिन में अभी के लिए हम इसको मज़ीद देखते हैं, हमारी ऐप के अंदर स्ट्रक्चर्स को समझते हैं और इसके अंदर मज़ीद किस तरह से काम होगा उसके ऊपर बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, कि डॉट एक्सपो और डॉट वी एस कोड, ये डॉट एक्सपो ज़ाहिर है एक्सपो हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, ये उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हिडन होती हैं, ये उसके लिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे। डॉट वी एस कोड विजुअल स्टूडियो कोड को क्रिएट करते हैं, चूंकि मैंने जो भी सेटिंग्स रखी हुई होंगी वो सारी की सारी मेरी क्या होंगी, वी एस कोड खुद से हैंडल कर रहा होगा, ये उसका हिडन फोल्डर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास ऐप डायरेक्टरी है। जितना भी मेरी कोड बेस होगी, मैं जो भी कोड लिखूंगा, बेसिकली वो क्या होगा, मेरे इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर होगा। तो अगर आप देखें ऐप के अंदर मेरे पास एक फाइल है index.jsx, ठीक है, तो इस index.jsx को अगर आप ओपन करें, तो आप देखो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है हेलो और वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप स्क्रीन लिखा है। तो बेसिकली ये वो आउटपुट है जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, मैं इसे लिख दूं वेलकम, और जैसे ही ये व्हाइट बबल बता रहा है कि मेरी फाइल सेव नहीं है, मैंने कंट्रोल एस किया, जैसे ही मैंने सेव किया ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे जो मैसेज है वो वेलकम आ गया। ठीक है, मैं एक दफ़ा के लिए दोबारा इसको बंडल कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने वो कैश क्लियर कर दी थी, तो ये देखो ये मेरे पास क्विकली वेलकम का मैसेज आ गया। ओके, तो बेसिकली ये कोड है, इसका मतलब है कि इस कोड यहाँ पे हम अपने इस index.js के अंदर हम कोड लिख रहे होंगे। मैं इसे कंट्रोल ए प्रेस करके मैं इसको फिर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया, और यहाँ पे ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है जिसका शॉर्टकट की आर्ट शिफ्ट एफ है। इससे मैं इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि क्या हो जाए, ये प्रॉपरली अलाइन हो जाए। अच्छा, इसके साथ एसेट्स की डायरेक्टरी के अंदर मेरे फ़ॉन्ट, मेरे इमेजेस होंगे, ठीक है?
मुझे अपने मोबाइल ऐप के अंदर जो फ़ॉन्ट यूज़ करने होंगे या इमेजेस यूज़ करने होंगे, वो मैं इसके अंदर रखूँगा। अभी मुझे कुछ भी यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। लो जी, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मुझसे परमिशन माँग रहा है, मैंने इसे येस अलाउ कर दिया, परमानेंटली डिलीट कर दिया। अच्छा, इसी के साथ ये कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी है। हम कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे बनाएँगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी चूँकि मुझे कुछ भी नहीं करना, तो मैं कंपोनेंट्स की को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन परमिशन असाइन कर देते हैं और डिलीट कर दिया। कांस्टेंट है, मुझे ये भी नहीं रखने, डिलीट कर दिए। हुक्स मैंने डिलीट कर दी। स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी थी, ये भी मैंने डिलीट कर दी। तो अभी देखो मेरी ऐप मजीद क्लीन हो गई है। तो ये तो दो हिडन फोल्डर्स हैं, जाहिर है इनको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे पास दो डायरेक्टरीज बच गई। यानी कि अगर मैं आज के दिन में कहूँ कि मेरे ऐप की एप्लीकेशन के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट डिटेल हैं, वो दो डायरेक्टरी है, एक ऐप की और एक नोड मॉड्यूल की। अब समझें, ऐप के अंदर आपके पास एक्चुअल में कोड होगा, एप्लीकेशन का जो भी कोड होगा वो कहाँ रखोगे, आप अपने इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर रखोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज नोड मॉड्यूल। चूंकि आप क्या कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो, नोड जेएस को यूज कर रहे हो, तो ये जो आपका रिएक्ट आप लिख रहे हो, रिएक्ट नेटिव लिख रहे हो, ये चूंकि नोड जेएस को यूज करता है, तो इसके जितने भी इसका जो भी कोड होगा, जो भी पहले से बनी हुई जो लाइब्रेरीज होंगी, जैसे ये रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी है या और पैकेजेस होंगे, वो सारे इस नोड मॉड्यूल के अंदर होते हैं। अभी देखो इसके अंदर ये काफी सारे ये मॉड्यूल्स पड़े हैं, ये सारे इसके अंदर फोल्डर्स पड़े हैं। ठीक है, ये इसकी छोटी छोटी लाइब्रेरीज हैं, ये छोटे छोटे पैकेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जाहिर है आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसको डिलीट करने से क्या होगा कि आपका आप इसको रन नहीं कर पाओगे, आप इसको बिल्ड नहीं कर पाओगे। ये देखो मैंने ये नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने नोड मॉड्यूल डिलीट कर दिया, इसका मतलब है मैं अपना प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकता। मैं ये कंट्रोल सी प्रेस करके कैंसिल करता हूँ और स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। सीएलएस से मैंने अपनी स्क्रीन क्लियर कर ली। और ये अभी चूंकि नोड मॉड्यूल्स काफ़ी सारे होते हैं, तो ये देखना अभी नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर यहाँ से रिमूव हो गया है। ये ऑटोमेटिकली कैश वो रिस्टोर कर लेगा। ठीक है, अभी मैंने नोड मॉड्यूल डिलीट कर दिया। अभी देखना, अब जब मैं अब मैं दोबारा वही कमेंट दोबारा लिखता हूँ, npx expo start dash dash tunnel dash dash clear, तो ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा। ठीक है, अब ये देखो, ये बता रहा है कि इसे ये वाले पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एक्सपो का ये पैकेज इंस्टॉल करने की क्यों, जाहिर है यहाँ पे नोड मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, नोड मॉड्यूल की डायरेक्टरी नहीं है, इसके अंदर पैकेजेस अवेलेबल नहीं है। मैंने कंट्रोल सी प्रेस करके कैंसिल कर दिया। अच्छा, कौन से पैकेजेस, मेरा प्रोजेक्ट क्या क्या चीजें यूज कर रहा है, मेरे इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, इन सब की डिटेल मेरे पास पैकेज डॉट जेसन में होगी। अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है। अब आपको याद हो कल के दिन में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है और इसके साथ ऐप डॉट जेसन फाइल है। ये दो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फाइल्स पैकेज डॉट जेसन, ऐप डॉट जेसन है। ये मेरी सारी सेटिंग्स सेव रखेंगी। उसके बाद ऐप के अंदर तो मेरा कोड होगा ना सारा का सारा। तो ये देखो, ये एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मेरी ऐप का नाम क्या है, इसका एंट्री पॉइंट क्या है, यानी कि मेरी ऐप कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका वेरिएंट क्या है, और ये स्क्रिप्ट्स हैं कि भाई मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा, अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट को रीसेट करना हो तो कैसे करना है, एंड्रॉयड के ऊपर कैसे रन होगा, आईओएस के ऊपर, वेब के लिए, लिंट के लिए। ठीक है, ये इसके स्क्रिप्ट्स हैं। और ये डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि हम क्या क्या डिपेंडेंस, क्या क्या पैकेजेस, क्या क्या चीजें यूज करें। तो देखो, हम इसके अंदर ये पहले से इंस्टॉल, चूंकि आपको याद हो जब मैंने कल के दिन में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो मैंने डिफॉल्ट जो उसका टेम्पलेट था मैंने वो यूज किया था। तो उसने वेक्टर आइकन्स भी इंस्टॉल कर दिए, इसने कोई टैब्स, बॉटम टैब्स, एलिमेंट, नेटिव, ये सारे के सारे इसने पैकेजेस इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। ये ढेर सारी लाइब्रेरीज इसने इंस्टॉल कर दी।
इसने रिएक्ट का रिएक्ट डोम, रिएक्ट नेटिव पैकेज, ठीक है, रिएक्ट नेटिव जेस्टर हैंडलर, री एनिमेटेड लाइब्रेरी, ये सारी लाइब्रेरीज इसने इंस्टॉल की। फिर डेव डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट में यूज होंगी बस। जब आप ऐप बिल्ड कर लोगे, प्रोडक्शन में ऐड करोगे, यानी कल को आपने ऐप को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करना है, या आप अपनी इस ऐप को ऐप स्टोर, जो प्ले आईओएस का ऐप स्टोर है, वहां पे पब्लिश कर रहे होंगे, तब ये वाली डिपेंडेंसीज यूज नहीं होंगी। इनका कोई लेना देना होगा, ये सिर्फ कोड लिखने की हद तक, बेहतर कोड लिखने के लिए ये कुछ फीचर्स होंगे जिनकी डेव डिपेंडेंसीज हम बोलते हैं। तो अब अभी के लिए देखो, ये डिपेंडेंसीज तो हमारा प्रोजेक्ट यूज कर रहा है, लेकिन ये इंस्टॉल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट कर दिया। तो अगर आप वो डिपेंडेंसीज दोबारा इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे npm इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल क्या करेगा, इस फोल्डर के अंदर पैकेज डॉट जेसन को यूज करते हुए सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा। कौन सी डिपेंडेंसीज? जो ये डिपेंडेंसीज में लिखी हुई हैं, और जो डेव डिपेंडेंसीज में लिखी हुई हैं, ये सारी डिपेंडेंसीज को क्या कर देगा, वापस इस नोड मॉड्यूल के अंदर रखना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखो, ये इसने सारी की सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये अभी एक आध मिनट लेगा, ये मेरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा, डॉट गिट इग्नोर फाइल क्या है? क्या होता है, जब हम इस प्रोजेक्ट को हम गिटहब के ऊपर रखना चाह रहे होते हैं, या गिट लैब के ऊपर रखना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हम सारी चीजें अपलोड नहीं करते, बल्कि जैसे ये डॉट एक्सपो का फोल्डर है, डॉट वी एस कोड का फोल्डर है, या नोड मॉड्यूल का फोल्डर है, ये हम नहीं रखते। या कुछ एनवायरनमेंट फाइल की होती हैं, तो वो हम अपलोड नहीं करते। तो उन चीजों को इग्नोर करने के लिए डॉट गिट इग्नोर होती है। ठीक है, तो देखो, इसके अंदर ये पहले से उसने रखा हुआ है कि नोड मॉड्यूल आपने अपलोड नहीं करने, आपने एक्सपो डॉट एक्सपो अपलोड नहीं करना है, डेस्ट, वेब बंडल, एक्सपो, और ये सारी फाइलें जो जो इसमें लिखी हैं, ये कभी भी अपलोड नहीं होंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब प्रोफेशनली जब भी हम कोड लिख रहे होंगे, अभी भी एक आध लेक्चर के फौरन बाद मैं भी गिटहब को यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कि गिटहब क्या है, गिट लैब क्या है, या गिट क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो उस वक्त हम क्या यूज कर रहे होंगे, इस गिट को भी यूज कर रहे होंगे। अभी के लिए अगर मैं आपको थोड़ी सी इसके ऊपर बात बताना चाहूँ, आप गिटहब प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ। तो सॉरी, इसके ऊपर गिटहब के ऊपर मैंने अपना अपना अकाउंट मैंने लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये इसके ऊपर ना मैंने जितनी भी कोड बेसिस लिखी हुई है ना, ये सारी, ये देखें, ये मेरी कोड बेसिस है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये मैं जो भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, या इस तरह से मेंटोरशिप के लिए मैं यूज कर रहा होता हूँ, ये कुछ वो चीजें हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट रख रहा हूँ। आप यहाँ से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, टीम के साथ काम कर सकते हो। लेट्स से जैसे एक ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये किस वक्त क्या क्या चेंजेस किए, ये हर एक की डिटेल मौजूद होती है। ये ठीक है, 12 कमिट्स का मतलब ये है कि मैं 12 दफा इसके अंदर रैपिडली चेंजेस करके मैं पुश कर चुका हूँ। यानी कि ये इसको इसको हम कमिट्स बोलते हैं। अब जो भी मैं इसके अंदर काम करूंगा, वो मैं इसके अंदर कमिट कराऊंगा। तो बेसिकली मैं प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चेंजेस करूंगा, अगर मुझे उसका ट्रैक रखना है, तो उसके लिए हम गिट टूल यूज करते हैं। गिट एक टूल है। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए ये फाइल है। अभी के लिए फिलहाल आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आगे चलकर हम इसे यूज करेंगे। ऐप डॉट जेसन क्या है? आपकी, मैंने शुरू में बताया था कि आपके प्रोजेक्ट की, आपकी एप्लीकेशन की सेटिंग्स, जैसे आपकी ऐप का नाम क्या होगा, उसका स्लग, यानी कि आप उसका कहीं पे प्रोग्रामेटिकली कहीं नेम यूज करना चाह रहे हो, तो वो स्लग के तौर पे यूज होगा। वर्जन, आप ऐप को किस मूड में, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में बिल्ड कर रहे हो, यूज कर रहे हो, इसके आइकन क्या होंगे, स्कीम क्या होगी, ये सारी की सारी डिटेल्स क्या है, ये इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो हम इन फाइल्स को, बेसिकली ये जो जो बाहर फाइल्स पड़ी है ना, हम इनको अभी के लिए नहीं छेड़ा करते। ठीक है, तो लो जी, मैंने क्या किया, अपने इस प्रोजेक्ट में से अभी के लिए मेरे पास बहुत ही, मैंने सिंपल कर दिया कि मेरी एक ऐप डायरेक्टरी, इसमें हम काम करेंगे। मैंने कोई भी फाइल क्रिएट करनी है ना, वो बेसिकली मैं ऐप के अंदर ही अभी रखूंगा। ठीक है, तो लो जी, अब मैं इस ऐप को दोबारा बिल्ड करता हूँ। मैं लिखता हूँ जी npx और एक्सपो स्टार्ट, और मैं डैश डैश टनल
और डैश डैश का यूज कर लेता हूँ क्लियर, ताकि कैश भी क्लियर हो जाए और ग्लोबली टनल ओपन हो जाए, ताकि आप में से कोई भी इसको स्कैन करके भी अपने पास देख ले। ठीक है, लो जी, तो उसका टनल कनेक्ट हो गई, टनल रेडी हो गई। अभी ये क्या कर देगा, क्यूआर कोड बिल्ड करेगा। लो जी, अच्छा, इसके ऊपर ये जो येलो है ना, ये कुछ वार्निंग्स है। ये वार्निंग्स ये बता रही हैं कि आपका प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं, देखो, जो ये वर्जन यूज कर रही हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को ये वाली वर्जन चाहिए। अब ये जो वर्जन मेंटेन किए जाते हैं लाइब्रेरीज के, ये बेसिकली इस गिट टूल की मदद से किए जाते हैं। तो खैर, अभी चूंकि हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आगे चल के इसको अपग्रेड कर लेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है। तो वार्निंग बता रहा है कि हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना, कुछ चीजें इसके अंदर प्रॉपरली काम ना करें। तो मैं वापस गया अपने, मैंने एक्सपो स्टार्ट किया, और यहाँ से मैंने कहा जी क्यूआर कोड स्कैन करें। और मैंने स्कैन करने के बाद देखो, जैसे ही मैंने स्कैन किया तो मेरे पास वेलकम का मैसेज आ गया। अब मैं ऐप के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर ये जो इंडेक्स डॉट जेएसएक्स है, इसके अंदर कुछ चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ हेलो, दिस इज माय टेक्स्ट, और मैंने सेव किया। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोड चेंज हो, जो अभी तक नहीं हुआ। सॉरी, वापस आते हैं, और मैं इसको स्कैन करता हूँ दोबारा। ये देखो, ये अभी अभी इसके अंदर ये नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये कैश में से ही सारा बार बार डेटा उठा रहा है। और वन मोर टाइम, आई वुड लव टू स्कैन दिस। और ये एक चीज देख लेना कि ये होता है, ये कैश, ये देखो, अब देखो, ये बंडल, जब तक ये ऊपर यहाँ पे ये स्टेटस बार है, जब तक ये आपको बंडल ना दिखाए ना, तब तक ये देखो, अब ठीक है। ठीक है, बंडल इसने किया, अब आप चेंजेस करोगे, सेव करोगे, तो क्विकली आपको यहाँ पे नजर आएगा। मैं कहता हूँ ये सब रिमूव कर देता हूँ, सेव किया, तो ये देखो हेलो हो गया। अब ये जैसे कोड लिख रहे हो, इमिडिएटली अपडेट हो रहा है। ये रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव के अंदर हॉट रीलोड मॉड्यूल होता है। हॉट रीलोड मॉड्यूल का मतलब ये है कि जैसे कोड चेंज करोगे, इमिडिएटली उसका इफेक्ट नजर आएगा। ओके, तो अब हम वापस आते हैं, और हम कुछ चीजें अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने लास्ट टाइम कुछ बात की थी। मैंने व्हाइट बोर्ड बनाया हुआ था, सॉरी, यहाँ पे इसके अंदर मैंने व्हाइट बोर्ड रखा था। इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने ये लास्ट टाइम बात की थी कि ओके, हमारे पास नेटिव प्लेटफॉर्म है, और ये वो व्हाइट बोर्ड की जिसके ऊपर हमने ये सारी की सारी बातें कर रहे थे। क्या हमें एक्सपो के ऊपर किस तरह से स्टार्ट करना है, एक्सपो में क्या क्या फैसिलिटीज देता है, नोड जेएस किस तरह से यूज होगा, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये वो बातें हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे आज के दिन में हम बात करेंगे कि ऐप के अंदर हम क्या रखते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप काम कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको कॉमनली जो फाइल्स है ना, वो कुछ इस तरह से मिल रही होंगी। आप देखोगे इंडेक्स डॉट, सॉरी, मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और मैं फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इंडेक्स डॉ, अभी के लिए मैंने फाइल का नाम मैंने इंडेक्स लिखा है। तो चलो इसी को लेके चलते हैं, और थोड़ा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, जूम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये 100% जूम हो गया। ओके, तो फाइल आपको कौन कौन सी फाइल्स आप रखोगे, इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, इंडेक्स डॉट टीएस, ठीक है, और इंडेक्स डॉट टीएसएक्स। ये चार किस्म की कॉमन फाइल्स आप यूज करोगे। अब ये चार कॉमन फाइल्स हैं क्या, ये जो दो फाइल्स हैं, ये वाली, ये बेसिकली क्या है, ये है आपके पास जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं, ये क्या है, ये है जावास्क्रिप्ट। और ये जो दो फाइल्स हैं, ये है टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, टीएस बोलते हैं हम, टाइपस्क्रिप्ट। अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट कोई कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली, अगर आपने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट को देखा हुआ है, तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई स्ट्रिक्ट डेटा टाइप्स नहीं होती। ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ, वेरिएबल बनाने के लिए लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो हम कहते हैं जी, अब मैं कॉन्स्ट नेम इक्वल टू पीटर,
ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया और वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा, पीटर, नेम नेम रखा, या मैं इसे मोर प्रिसाइसली लिखता हूँ यूजर नेम। ठीक है, तो इस वक्त मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, यूजर नेम, और वैल्यू क्या है, पीटर। अब जावास्क्रिप्ट कहती है कि अगर आप यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू 11 कर दो तो ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। जावास्क्रिप्ट ने ये आसानी, ईज दे दी कि ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया था, आपने उसकी पहले आपने उसे ये स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की थी, अब आप उसे नंबर असाइन करो, एक इंटीजर असाइन करो, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें आसानी है, जबकि टाइप स्क्रिप्ट जो है, टीएस टाइप स्क्रिप्ट कहती है नहीं, ये चीज गलत है। टाइप स्क्रिप्ट आपको ये चीज अलाउ नहीं करता। टाइप स्क्रिप्ट स्ट्रिक्टली कहता है कि ये इनवैलिड है, ये काम आप नहीं कर सकते। आपने चूंकि आपने इनिशियली तौर पे क्या किया था, आपने इसकी डेटा टाइप ये स्ट्रिंग रखी थी, अब आप इसे कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग के अलावा कोई और वैल्यू नहीं दे सकते। तो टाइप स्क्रिप्ट इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है बस। तो नॉर्मली दो हम इस दो टाइप की फाइल देखेंगे, या तो जेएस में फाइल देख रहे होंगे या टीएस में फाइल देख रहे होंगे। ओके, अब एक और बात वो ये कि ये जे एस एक्स क्या है और टी एस एक्स क्या है। ठीक है, टी और ये जे एस का तो हमें क्लियर पता लग गया कि ये जावास्क्रिप्ट है, और टी एस क्या है, टाइप स्क्रिप्ट है। फाइन। ये जो साथ में एक्स है, ये क्या कर रहा है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो अभी कोड आप देखें, ये कुछ कोड, ये वाला जो कोड है, ये आपको HTML की तरह दिखेगा। ठीक है, HTML, अगर आप थोड़ा बहुत HTML से फेमिलियर हैं, ब्राउजर के ऊपर आप जो भी देखते हो, आप HTML ही देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी कोई भी वेबसाइट ओपन की है, इस वेबसाइट, ये ब्राउजर के ऊपर जो कुछ आप देख रहे हो, ये आपकी HTML CSS से बनी हुई है। ठीक, प्लीज माइक म्यूट कर लें, अगर आपने कुछ पूछना है तो तो ये जो भी वेबसाइट आप ब्राउजर के ऊपर कुछ भी देख पा रहे होंगे, वो क्या होगी आपके पास, आपकी कोई भी वेबसाइट है वो HTML CSS से, HTML CSS से बन रही होगी। तो अब ये जो भी कोड है, ये आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा। ठीक है, आपने अपना सारा कोड, वो HTML लाइक कोड है, ये जो कोड है, ये HTML की तरह दिखने वाला है, लेकिन ये HTML नहीं है। ये रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, यानी मेटा ने, फेसबुक ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसको वो क्या कहते हैं, JSX बोलते हैं। वो इसको नाम लिखते हैं कि ये क्या है, आपकी JSX है। ठीक है, JSX का मतलब ये है जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल मींस कि जावास्क्रिप्ट, ये एक्सएमएल और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर है। HTML लाइक होगा, यानी टैग की फॉर्म में होंगे, लेकिन ये प्योरली HTML CSS नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन टैग्स के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, JSX बोलते हैं। तो अब आज के दिन में हम इस साइंटेक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइंटेक्स क्या है। जो पहली लाइन है, ये है जी, आप मॉड्यूल, ये जो रिएक्ट नेटिव मॉड्यूल है, इसमें से आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो टेक्स्ट। टेक्स्ट एक कंपोनेंट है। ठीक है, अगर आप रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल साइट के ऊपर आए तो आप वहां से देखें, आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, मैं आता हूँ, रिएक्ट नेटिव की ये ऑफिशियल साइट है, गेट स्टार्टेड। तो आपने ये प्रोजेक्ट सेटअप करना है, ये देख लिया हमने, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट देख लिया। हम कुछ अगर ये बेसिक्स के ऊपर बात करें, ये तो मैं यहाँ पे बेसिक्स के अंदर मैं इंट्रोडक्शन में चला गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये उसने पहली एग्जांपल लिखी, जिसके अंदर उसने हेलो वर्ल्ड बताया हुआ है, सिंपल ट्राई एडिटिंग में, ये उसकी आउटपुट है, और इसके अंदर उसने कुछ कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड को ना हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर है क्या। हम इसके कोर कंसेप्ट समझते हैं। होता क्या है कि जब भी आप अपने मोबाइल ऐप देख बना रहे होते हैं, मोबाइल ऐप बना रहे होते हो, तो उस मोबाइल ऐप के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, अगर आप क्या कर रहे हो, एंड्रॉइड के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके अंदर कुछ इस तरह के टैग्स हैं, व्यू ग्रुप, टेक्स्ट व्यू,
इमेज व्यू, स्क्रॉल व्यू और एडिट टेक्स्ट। अगर आप iOS के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ इस तरह के टैग्स हैं: यूआई व्यू, यूआई टेक्स्ट व्यू, यूआई इमेज व्यू, यूआई स्क्रॉल व्यू और यूआई टेक्स्ट व्यू। ठीक है। अगर आप वेब के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि आप HTML CSS यानी वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो वहां पे कॉमनली आपने div देखा हुआ है, पैराग्राफ टैग, इमेज img टैग या div या इनपुट टैग। रिएक्ट क्या कहती है, ये जो रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नेटिव आपको कंपोनेंट्स देती है व्यू के, यानी व्यू का टैग है, टेक्स्ट कंपोनेंट है, इमेज कंपोनेंट है, स्क्रॉल व्यू है और टेक्स्ट इनपुट है। अब इनके यूजेस क्या है? व्यू कंपोनेंट क्या है? आप कुछ भी कोई भी डिजाइन बनाना चाह रहे हो, कोई भी अपनी मोबाइल ऐप के अंदर कुछ कुछ आपको कंट्रोल बनाना है, कोई बटन बनाना है, आपको शेप ड्रॉ करनी है, कोई आपको कोई भी विजेट बनाना है, उसके लिए आप व्यू यूज करते हो। आपने जब भी अपनी स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट दिखाना है, आप टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करते हो। अभी के लिए अगर आप मेरी कोड बेस में देखो, तो ये देखो, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जो भी टेक्स्ट दिखा रहा था, जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहा था, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे? ये टेक्स्ट कंपोनेंट यूज कर रहे थे। ठीक है। अगर आप इमेज अपने अपने मोबाइल ऐप के ऊपर इमेज लगाना चाह रहे होंगे तो इमेज यूज करोगे। अगर आप स्क्रीन को, जैसे ये स्क्रोल है, अगर आप मोबाइल ऐप के अंदर अपनी इस स्क्रीन के ऊपर, ये वाली, इसको मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, अगर आप वहां पे क्या चाह रहे हो, इसके अंदर स्क्रोल लेके आना चाह रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे? स्क्रोल व्यू यूज करोगे। ठीक है। ओके, ये ऐप मेरी बंडल हो रही है। ठीक है। अभी के लिए अगर मैं ये वाले जो कंपोनेंट्स है, यही वाले टेक्स्ट वाले, मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिए, मैंने सेव किया तो ये इतने हैं। चूंकि मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन थोड़ी ओके, मैं मजीद यही वाले बार बार कॉपी करके और इसी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये लो। अब मैंने बहुत ज्यादा ये ऐड कर दिए। ठीक है, सेव किया। अब ये देखो, अब इसके अंदर ना मेरी इस फोन की स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्क्रॉल नहीं है। ठीक है। ये हालांकि इससे आगे भी कोड होगा, मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख देता हूँ पीटर, या यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी इससे ऊपर ही लिख देते हैं हम, ताकि हम देख पाए कि ये कहाँ से पीटर कहीं हमें नजर आ रहा है। लो जी, मैंने पीटर लिखा, तो ये देखो मेरी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी पीटर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट जो है वो है, रेंडर हुआ है, मेरी स्क्रीन के ऊपर आया है, लेकिन चूंकि मैंने मेरी इस वाली स्क्रीन के अंदर ये स्क्रोलेबल नहीं है, इसीलिए ज़ाहिर है मैं स्क्रॉल नहीं हो सकता। तो हमें क्या कहते हैं, जब भी स्क्रोलेबल बनानी होगी तो हमें क्या यूज करना है? स्क्रोल व्यू यूज करना है। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, स्क्रोल व्यू, टेक्स्ट इनपुट, इमेज, टेक्स्ट व्यू, ये कहाँ से आते हैं? रिएक्ट नेटिव में से। तो ये जो पहली लाइन थी, अगर आप मेरी स्क्रीन पर जाएं, हमने कहा था इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ठीक है। तो हमने ये कहा था कि ये कहाँ से आएगा? रिएक्ट नेटिव में से हम टेक्स्ट कंपोनेंट क्या करें? इंपोर्ट करें। तो इधर ही अब अगर मैं स्क्रोल व्यू लिखूं, तो यहाँ पे स्क्रोल व्यू ये वाला कंपोनेंट मैंने क्या कर लिया? रिएक्ट नेटिव से एक और कंपोनेंट क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रोल व्यू। ठीक है। स्क्रॉल व्यू, ये मुझे आई डोंट नो क्यों नहीं सेव करने दे रहा। मैं इसको ये वाला जितना भी कोड था, ये सारा मैंने यहाँ से कट कर लिया। और ये टॉप के ऊपर ये मैंने कल के दिन में डिस्कस किया था, इसे हम, ये जो एम्प्टी टैग है, इसे हम रिएक्ट के अंदर फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये रिएक्ट का एम्प्टी टैग है, फ्रेगमेंट। ठीक है। चूंकि रिटर्न के अंदर से हमेशा एक चीज, एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल एक आइटम रिटर्न होना चाहिए, इसलिए हम सबको इसके अंदर लिखा करते हैं। तो मैंने लिखा स्क्रॉल व्यू, और स्क्रॉल व्यू के अंदर अब मैं क्या करूंगा? अपना सारा का सारा कोड लिख दूंगा। जाहिर है वो जो मेरे पास मैंने टॉप के ऊपर फ्रेगमेंट यूज किए हुए थे, इसके अंदर से मैं वो निकाल देता हूँ। ये इसके अंदर से मैं निकालता हूँ, क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं है वो जो मैंने टॉप के ऊपर यूज कर लिया था। लो जी, मैंने इसे सेव किया। अच्छा, अब जब मैंने सेव किया, अब वापस आप अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर आए, तो ये देखो, ये स्क्रोलेबल बन गई है। अब ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो, ये फिल्टर कहीं लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप गौर से देखें, तो जाहिर है फोन की स्क्रीन छोटी है, तो ये फिल्टर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा।
ठीक है, तो स्क्रोल अगर आपने अपनी विंडो को स्क्रोलेबल बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर स्क्रोल ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, स्क्रोल व्यू लिखेंगे। अगर ये स्क्रोल व्यू ऐड नहीं करोगे तो आपकी इस विंडो के अंदर स्क्रोल नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। लो जी, मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, मैंने फॉर्मेट कर दिया। ओके, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, इसके अंदर हम व्यू भी यूज कर रहे होंगे, हम टेक्स्ट, जब भी मुझे टेक्स्ट रिटर्न करना है, जब भी मुझे कहीं टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पास यहाँ पे यही टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करूँ। अगर स्क्रोल लेके आना है, स्क्रोल व्यू। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, व्यू कंपोनेंट यूज करते हो। तो ये आगे चल के हम जैसे जैसे कंपोनेंट यूज करेंगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, एक और चीज, इसके अंदर हम स्टाइल कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम स्टाइल के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई अगर मुझे क्या करना हो, मुझे अपने इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना है, या मुझे इसके ऊपर कुछ और काम करना है, तो वो स्टाइल कैसे काम करना है। तो जब भी आपने स्टाइल के ऊपर काम करना है तो आपको एक और कंपोनेंट इस रिएक्ट नेटिव में से यूज करना है, उसे हम बोलते हैं स्टाइल शीट। ठीक है, स्टाइल शीट, हमने क्या की, स्टाइल शीट इंपोर्ट कर ली। अच्छा, आप अगर अगर स्टाइलिंग की, अब अगर हम वापस आए जरा यहाँ पे स्टाइलिंग के ऊपर बात करें, तो स्टाइल को लिखने के ना नॉर्मली तीन तरीके हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अगर स्टाइल लिखूं, ठीक है, तो स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं इंटरनल स्टाइल। ठीक है, इंटरनल, या इसको बोलते हैं हम इनलाइन। ठीक है, दूसरा, सॉरी, इंटरनल नहीं बल्कि इसको इनलाइन। इनलाइन पहला स्टाइल है, इनलाइन। दूसरा है इंटरनल, और तीसरा है जी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, तो तीन तरह के हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव के अंदर स्टाइल लिख होंगे। एक इनलाइन, दूसरा इंटरनल, और तीसरा एक्सटर्नल। सबसे पहले समझते हैं इनलाइन क्या है। इनलाइन का मतलब ये है कि आप इस टैग के अंदर, इसी के अंदर ही स्टाइल लिख लो। कैसे स्टाइल लिखोगे, स्टाइल लिखने के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, इक्वल टू, यहां पे आप डबल करली ब्रैकेट यूज करोगे। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू, आपने क्या यूज कर ली, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप स्टाइल की प्रॉपर्टीज बताते हो। प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, तो आपने जैसे ये टाइप किया, यहाँ पे आपको मिल गया फॉन्ट साइज। अब ये प्रॉपर्टी का नाम है, आगे लिखोगे कॉलन और आगे वैल्यू बताओगे। मैं कह देता हूँ 12, या मैं कह देता हूँ 18। लो जी, मैंने सेव किया, और साथ के साथ मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो अब जाहिर है ये स्क्रोल स्क्रोल चल रहा है, स्क्रोलेबल वीडियो है। तो अगर इसके टॉप के ऊपर देखो, ये पहला जो हेलो है, इसका साइज थोड़ा आपको बड़ा नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये इसका साइज बड़ा, अगर मैं इसको मजीद बढ़ा देता हूँ, मैं इसे क्या देता हूँ, लेट्स एज्यूम 50, और ताकि ये देखो हेलो। ठीक है, अब ये है पहला स्टाइल लिखने का तरीका, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये इनलाइन है। ठीक है, अब इनलाइन हमेशा इसी तरह से लिखोगे, जैसे अब आपने अगर आपने इस वाले टेक्स्ट को चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे करली करली ब्रैकेट, दो दफा करली ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिखते हो। प्रॉपर्टी, अब जैसे अभी मैं ये प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी में कहता हूँ जी, जैसे मैंने अगेन फोर्ट साइज था, फोर्ट साइज को मैंने लिखा 50। अब अगर आपने दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है तो आप कॉमा दोगे। ठीक है, आप क्या देंगे, कॉमा देंगे, और कॉमा के बाद फिर अपनी प्रॉपर्टी लिखोगे। जैसे मैंने लिखा कलर, तो कलर मैंने क्या, अब ये कलर प्रॉपर्टी का नाम है, कॉलन, आगे डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर मैंने वैल्यू बता दी, ब्लू। लो जी, सेव किया, अब ये देखो ये इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इसको इसी के साथ मैं फोंट का वेट देना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड। ठीक है, अब ये देखो इसकी थिकनेस बढ़ गई है, फोंट वेट। अब ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कहाँ से मिलेंगी मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट अभी कुछ ना कुछ देखना स्टार्ट कर लें। ठीक है, कि फोंट साइज, कलर, फोंट का वेट, और इसी तरह से मैं मजीद इसके साथ प्रॉप्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये देखो ये सेंटर्ड इस स्क्रीन के सेंटर में चला गया। और मजीद इसकी एक और प्रॉप है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन।
तो ये इसके नीचे उसने लाइन लगा दी, ठीक है। और सिमिलरली मेरे पास और प्रॉप है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर उसने क्या कर दें, इसका ये बिल्कुल लाइट सा लाइट ग्रे क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। अच्छा, अब ये कलर, अब यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू चीजें समझने की जरूरत है। क्या चीज? पहली बात कि ये इनलाइन स्टाइल है, ठीक है, टैग के अंदर है। अब एज्यूम करो अगर आप ये चाह रहे हो कि यही वाला स्टाइल आप इस ऊपर वाले हेलो पे अप्लाई करो, नहीं कर सकते। नहीं से मतलब ये कि जाहिर है आपको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये आपने स्टाइल यहाँ से कॉपी किया सारा, और आपने क्या किया, इस वाले स्टाइल को रिप्लेस कर दिया। ये लो, सेव किया, तो ये देखो ऊपर वाला भी सेम हो गया। अब जाहिर है उसके अंदर जो मर्जी कंटेंट लिख दो, लाइक आपने लिखा पीटर, ठीक है, तो वो पीटर हो गया, ठीक है। तो आपको ये इन लाइन जो स्टाइल है, इन लाइन फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि ये कुछ अब ये फॉर्मेट करने से क्या किया उसने, ऑटोमेटिकली ये इंडेंट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि आप एक ही लाइन के अंदर लिख रहे होंगे। अब अगर मैं कहता हूँ यार मुझे लाइट ग्रे कलर पसंद नहीं है, या मुझे ये अंडरलाइन वाली प्रॉपर्टी मुझे नहीं असाइन करनी, ये रिमूव कर दो, ठीक है। अब ये मैंने अंडरलाइन तो निकाल दी, सेव किया, तो इस पहली वाली में से अंडरलाइन खत्म हो गया, दूसरी वाली लाइन में से नहीं हुआ। क्यों? जाहिर है यहाँ पे आपने अलग से लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से भी रिमूव करना होगा, ठीक है। अगर आपने यही स्टाइल लेट्स अज्यूम इस वाले टैग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं और आपने अप्लाई किया हुआ है, तो देखो अगर आपने मल्टी टाइम, अगर मैं कहता हूँ यार मुझे ना कलर हर जगह मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे तो ऑरेंज कलर चाहिए, तो अब मुझे क्या करना होगा, हर टैग के अंदर जाके चेंज करना है, ठीक है। ये ऑरेंज है, ओके, या मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नजर आए। अब मैं कहता हूँ ये जहां जहां पे मैंने ये स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, मुझे हर जगह जाके क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो इन लाइन का ड्रॉबैक ये है, लेकिन बेनिफिट ये है कि जहां पे आपको एक आध प्रॉप चेंज करनी है, वहां पे आप इन लाइन स्टाइल इस तरह से लिखोगे। कोई एक आध प्रॉप आपको असाइन करनी होगी, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इस तरह से आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इस वाले कोड को कोई रीयूजेबल बनाया जाए, ठीक है, आप इस कोड को आप चाहते हो कि जी कोड इस तरह से ना हो, ठीक है, आप एक जगह स्टाइल लिखो और मल्टीपल ये जो आइटम्स हैं, मल्टीपल टैग्स हैं, इनको असाइन कर दो। तो उसके लिए फिर हम बात करते हैं, ये हम इंटरनल स्टाइल लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ जैसे हम बात कर रहे थे कुछ प्रॉप्स के ऊपर, तो कुछ मजीद प्रॉप्स जैसे अभी ये देख रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी प्रॉप्स देख लेते हैं। फोंट साइज, अच्छा फोंट साइज जाहिर है एक प्रॉप है, इसे आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, इसे आप नंबर असाइन करोगे। कलर, अब कलर के ऊपर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। कलर बाय नेम, ठीक है, कलर्स के ऊपर बात करते हैं कि कलर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। आपने लिखा जी कलर्स, ओके, कलर्स को अप्लाई करने की बहुत सारी स्कीम्स हैं। पहली बाय नेम, ठीक है। दूसरी हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल। तीसरी हम बात करते हैं आरजीबी मूड। फोर्थ होता है जी HSL, ठीक है। फिफ्थ है CMYK। सो दीज आर द डिफरेंट स्कीम्स जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कलर असाइन कर सकते हो। सो बाय नेम तो आपको पता ही है, जैसे आपने लिखा है रेड, आप कहते हो जी ग्रीन, ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया। आपने लिखा, अब जाहिर है यहाँ पे आपको कलर के नाम आपको पता होने चाहिए। सेकंड स्कीम क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होती है, आप लिखते हो हैश, आपके पास दो डिजिट्स, फिर दो डिजिट्स, और अगेन 6 डिजिट का कोड होता है। अब ये 6 डिजिट का कोड क्या है, इसमें ये जो पहले दो हैं, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं, ये किसके लिए होती हैं जी, ये रेड के लिए, ठीक है, ये आपके किसके लिए यूज करोगे, सॉरी, रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपके सेकंड 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, ये आप यूज करते हो ग्रीन के लिए, और लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो आपके लिए किसके लिए यूज होते हैं, ब्लू के लिए। तो RGB, तीन तीन कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, तो उन प्राइमरी कलर्स के मिक्सचर से ये कोड बनता है,
ठीक है। तो और चूंकि आपने कहा कि ये हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल का मतलब है 0 to 9, और 9 के बाद आपके पास क्या होगा, ए, उसके बाद फिर आपके पास बी, देन सी, डी, और उसके बाद ई, और लास्ट जो डिजिट है वो आपके पास क्या होगा, एफ होगा। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल अगर आपको थोड़ा बहुत हेक्साडेसिमल का पता है तो उसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, और उसके बाद 10 की बजाय ए, देन 11 की बजाय बी, और ये अपना डिजिट्स है। तो आपका कोई भी एक डिजिट क्या कर रहा होगा, 0 to F जा रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अब ये जो ग्रीन है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश, और हैश के साथ कोई भी कलर लाइक दिस। ठीक है। तो अब ये एफ का मतलब है कि इसके अंदर ये ब्लू की इंटेंसिटी है। अगर ये दो एफ कर दूं तो इसके अंदर क्या हो गया, ये जो ग्रीन था, रेड ग्रीन, उसकी इंटेंसिटी हो गई, इस वजह से ये कलर बन गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से जी ये 5 है, तो और यहाँ पे मैं 2 कर या 3 कर देता हूँ, तो ये कुछ और कॉम्बिनेशन बन गया। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 8, तो ये इस तरह से कलर बनना स्टार्ट हो। ठीक है। लेकिन अब अगेन ये हेक्साडेसिमल कलर हम कहाँ से ढूंढते फिरेंगे, हेक्साडेसिमल कलर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं तो आपको कहता हूँ कि जी मुझे यहाँ से जैसे ये मुझे ये ब्लू, ये वाला ब्लू कलर चाहिए, या मुझे इस स्क्रीन में से ये वाला ऑरेंज कलर चाहिए, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कलर पिकर यूज किया करते हैं। हमारे पास कलर पिकर के ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ जस्ट कलर पिकर। ठीक है। वो एक छोटा सा टूल है 2-4 MB का, आपने इंटरनेट पे लिखो जस्ट कलर पिकर और इसे डाउनलोड कर लो। ठीक है। जैसे ये आप डाउनलोड करोगे, तो मैंने कहा जी ये डाउनलोड, ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये तो 2-3 MB का, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है जी, हमने कहा ये जस्ट कलर पिकर डाउनलोड हुआ, और आपने इसके ऊपर जस्ट, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब जैसे ही इसको रन करोगे, ये आपको एक विंडो दिखाएगा। ठीक है, ये इस तरह की ये वाली विंडो दिखाएगा। ठीक है। अब इस विंडो के अंदर आप ये कहीं पे भी जहां पे भी लेके जाओगे, ये आपको वो कलर्स दिखा रहा होगा। ठीक है। लेट्स अज्यूम मुझे यहाँ से ये वाला ऑरेंज, ये देखो ये नहीं, इसके अंदर ये डार्क ब्राउन था, ये ऑरेंज था, मुझे ये पिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया और मैंने Alt X प्रेस किया, तो इसने ये कलर का कोड, इसने ये कलर का कोड दे दिया। मैंने ये कोड कॉपी किया और वापस आए कोड में, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और जाएं अपने इसके ऊपर देखें, तो ये चूंकि रिफ्रेश कर रहा है, वो देखो वो कलर हो गया। ठीक है। वन मोर टाइम, मैं यहाँ से जैसे ये येलो वाला कलर था, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं पहले वाले को रिप्लेस करता हूँ, तो ये देखना अभी अपडेट कर दिया उसे। ठीक है, ये येलो कलर हो गया। मुझे क्या चाहिए, यहाँ से ये पर्पल चाहिए था, मैंने ये कॉपी किया, इसका हेक्साडेसिमल ये रिप्लेस किया, तो ये उसने क्या कर देगा, अभी पर्पल कलर कर देगा। ठीक है। ओके, ये मेरे पास कलर इस तरह से। तो कलर स्कीम्स हम अभी के लिए फिलहाल हेक्साडेसिमल पर रहें, हम हेक्साडेसिमल कलर इस तरह से यूज कर लेंगे। ओके। फोंट वेट, जाहिर है फोंट वेट, अगर आपने कंटेंट को बोल्ड करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टीज है। आपके पास ये बोल्ड, कंडेंस्ड, कंडेंस बोल्ड, ये कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करोगे तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज बता देगा। ठीक है। तो अगर आप थीन करते हो तो देखना ये लाइट कर देगा। ठीक है। अभी पहले वाली थिकनेस से कम कर देगा, ये देखो बिल्कुल उसने नॉर्मल उसने थिक कर दिया, थिन कर दिया। ठीक है। सो टेक्स्ट अलाइन की 3 वैल्यूज होंगी, जाहिर है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट अलाइन रखेगा। ठीक है। एक मिनट जी, ये इतना स्लो क्यों है। अच्छा, ये आई गेस मल्टीपल टाइम्स लोगों ने बंडल किया, स्कैन किया हुआ, तो इस वजह से शायद ये टाइम ले। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे है, अगर आप इसको राइट लिखोगे तो टेक्स्ट अलाइन ये राइट चला जाएगा। ठीक है। और अगर आप सेंटर वाली वे प्रॉप है, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वो उसको सेंटर अलाइन ही रख रहा होगा। ठीक है। सिमिलरली बैकग्राउंड कलर की प्रॉप है, अब आप बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर सकते हो। जाहिर है बैकग्राउंड कलर आप कहीं से भी कोई भी लाइट शेड उठा के आप वो असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, इसी में से या जिस तरह से हम ब्राउजर पर थे,
ठीक है, इस ब्राउज़र में से मुझे कोई कलर पिक करना है, तो मैं इस कलर पिकर की मदद से कोई लाइट शेड लाइक ये मेरे पास है या कोई भी और लाइट कलर जैसे ये था, ठीक है, बिल्कुल ब्लू है लेकिन लाइट ब्लू है, तो मैं इसे ऑल्ट एक्स करता हूँ, तो ये मैंने कॉपी किया और अब मैं वापस आके इसको क्या करता हूँ, हैश के साथ असाइन करूंगा। तो लीजिए, अब आप इसको फ़ोन के ऊपर देखिए, ये अभी अपडेट कर रहा है, इसी का बिल्कुल लाइट ब्लू शेड जो भी हमने कलर पिक किया था, वो अपडेट कर देगा। देखो, ठीक है, और ये चूंकि कंटेंट राइट अलाइन है तो इस वजह से इस तरह से नजर आ रहा है। ओके, सेंटर हमने किया ताकि ये हमें दिख जाए। तो हमने आज के दिन में दो तीन चीजें देख ली। एक तो ये कि मेरे जो कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ बिल्ट इन कंपोनेंट्स जैसे टेक्स्ट कंपोनेंट है, स्क्रोल व्यू कंपोनेंट है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। और हमने इनलाइन स्टाइल के ऊपर बात कर ली कि इनलाइन स्टाइल कैसे किया जाता है। और कुछ हमने प्रॉप्स की बात कर ली, ठीक है, कि फ़ॉन्ट का साइज़, कलर, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रॉप्स हैं। और भी हम इसके साथ प्रॉप्स के साथ खेल सकते हैं। अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि मुझे क्या करना है, अभी के लिए फिलहाल इन्हीं इन्हीं प्रॉप्स के साथ स्टिक रहते हैं। मजीद आगे चल के हम इसकी प्रॉप्स को देख लेंगे। अगर आप में से कोई इन प्रॉप्स को मजीद देखना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव स्टाइल प्रॉप्स, ठीक है, आप वो प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो कि स्टाइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ये देखो, ये लिंक है, ये व्यू स्टाइल प्रॉप्स, ये पढ़ सकते हो। इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कि जी आपने अब ये मुख्तलिफ छोटी छोटी प्रॉप्स के साथ उसने ना खेलना बताया हुआ है। लेकिन अभी अभी आप सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, अप्लाई जाहिर है ये उसने ये इंटरनल वे है, इंटरनल स्टाइल कैसे लिखते हैं ये उसके ऊपर बात है। आप इन लाइन करके देख लेना। जैसे अभी हमने कहा कि ये बैकग्राउंड कलर हमने अप्लाई करना सीख लिया। अब यहाँ पे जैसे बॉर्डर विड्थ एक प्रॉप है, आप ये दे सकते हो, ठीक है। ये फ्लेक्स की प्रॉप है, इसके ऊपर आगे चल के हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉप्स हैं, अपने बॉर्डर कलर, बॉर्डर कर्व, बॉर्डर एंड कलर, ये सारी प्रॉप्स हैं, ठीक है, इनको आप देख लेना। फिर मजीद हम इसको भी साथ के साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे, इनको एक्सपांड कर लेंगे। ये टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, ये राइट साइड पे देखिएगा। ये टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट का कौन सा वेरिएंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, टेक्स्ट शेडो का कलर क्या है, टेक्स्ट शेडो ऑफसेट क्या होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं। उससे पहले हमने व्यू की प्रॉपर्टीज बोली थी, ये मेरे पास कुछ शेडो की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बॉक्स शेडो, ड्रॉप शेडो, शेडो कलर, सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, देन फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के ऊपर मजीद इसके ऊपर बात करेंगे।